हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रोफेसर विवेक देशपांडे और आज हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में का बी पार्ट जो है दैट इज़ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला पार्ट। ओके, तो इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सीए फाउंडेशन में ये सब्जेक्ट न्यू इंट्रोड्यूस हुआ गाइस। इसको 40 मार्क्स का वेटेज है। जैसे कि हमें ये बेसिक जानकारी तो है ही कि ये 40 मार्क्स का सब्जेक्ट टोटली एमसीक्यू है, इसलिए हमें एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट आपको दिए हैं। नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, थर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्थ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ है, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस है एंड सिक्स कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है। तो ये 6 चैप्टर्स आपको टोटल 40 मार्क दे जाएंगे। खाली हमें डे टू डेली बेसिस पे इसे रेगुलर रिवाइज करना है, दैट्स इट। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में बिजनेस और कमर्शियल मीन्स एक्चुअल में कॉमर्स, तो ये दो चीज़ें आपको दी क्यों है। जैसे कि आपको सबको ये मालूम है कि सीए बनने के बाद हमारे सामने 3 फील्ड ओपन हो जाती है। नंबर 1 हम खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेकंड हम जॉब को लग जाएंगे किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी सीए के अंडर ही, या फिर थर्ड हम खुद का बिज़नेस भी ओपन कर सकते हैं। सो देखिए, अगर हम किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको खाली अकाउंटिंग से रिलेटेड डिटेल्स नहीं मांगेंगे, वो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़री में भी बहुत बढ़िया प्लेस मिलने वाला है। तो मीन्स क्या, आपको बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। या फिर सेकंड, आप अगर खुद का प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो वहाँ पे आप खाली ऑडिट के असाइनमेंट नहीं लेने वाले या फिर टैक्सेशन के असाइनमेंट नहीं लेने वाले, आपको बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो भी आपको प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं। तो उस टाइम ये बीसीके का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो फील्ड मैंने आपको बताया गाइस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अगर आप सीए बनने के बाद आपको पूरा कॉमर्स का नॉलेज सपोज मिल गया है तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है और आप बिज़नेस में अगर उतर जा रहे हो तो याद रखना ये बीसीके का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिज़नेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसी का एडवांस पार्ट आपको इंटर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के स्वरूप में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है गाइस, बिज़नेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये आपको अराउंड 4 से 5 कम से कम मार्क्स दे के जाने वाला है। उसी हिसाब से हमें इसे प्रिपेयर भी करना है। वंस अगेन मैं बता देता हूँ, माई सेल्फ प्रोफेसर विवेक देशपांडे, भी हमारी एक टीम है जो वीडियो एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम करती है और हमारे रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। वी बिलोंग्स टू औरंगाबाद। तो आइए देखते हैं गाइस, इंट्रोडक्शन। हम सबको मालूम है गाइस कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, बराबर है। तो ये खुद के साथ साथ अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखता है। और जैसे कि आप सब लोगों को तो मालूम ही है, फ़िलहाल तो क्वारंटाइन पीरियड चालू है, तो अराउंड 1.5 से 2 महीने हो गए हम सब लोग लॉकडाउन में घर पे ही बैठे हैं। तो इसमें हमको सारी चीज़ों का और भी ज़्यादा महत्व मालूम हो गया है, लाइफ का महत्व ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो गया है, बराबर है। तो उसमें हमने जितना भी पैसा कमाया था वो किस प्रकार से हमने अगर सेव करके रखा है तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हमें अभी लग रहा है, बराबर है। वैसे ही हमने कितना ड्यूरेशन में कितना पैसा कमाया, क्या हमने जितना पैसा कमाया उतना सेव किया है क्या, ये सारी चीज़ें, या फिर जितना भी कमाया तो हमने स्पेंड कौन सी चीज़ों पे किया है। क्योंकि हम जितना सोशली एक्टिव है उतना हम वर्कहॉलिक भी होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किसे नहीं बनना चाहता है, बराबर है। तो ह्यूमन बीइंग गाइस अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हुआ तो याद रखना वो उसका जो मनी या फिर उसका जो इनकम है वो किस प्रकार से कौन से बेसिस पे स्पेंड करता है, कौन से गुड्स पे स्पेंड करता है या फिर सर्विसेज पे स्पेंड करता है, इस हिसाब से उसका आगे के एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मार्कआउट किए जाते हैं। सो देखते हैं गाइस, बीसीके में ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या क्या बताया गया है। ह्यूमन्स एंगेज देमसेल्फ अल्टरनेटिवली बिटवीन द वर्क एंड लाइफ। वी वर्क टू अर्न इनकम, वी स्पेंड and also save the income for sustenance of the self and the family. In the process, daily we engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services.
Being a social and socially aware, we also live a family life and engage in social activities, charities, and the like. In this chapter, we elaborate on human activities whilst focusing on business and domains of business and commercial knowledge. देखते हैं कौन से और बातें इन्होंने बताई है। इन्होंने इलाबरेट किया है गाइस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में कि वो सोशल एनिमल तो है गाइस, उसकी फैमिली लाइफ भी है, बट वो कॉमर्स में या फिर बिजनेस में कैसे एक्टिव हो जाता है, किस प्रकार से वो पैसा कमाता है और कौन से गुड्स या फिर सर्विस में वो यूटिलाइज़ करता है, ये हमें देखना है। तो गाइस लेक्चर शुरू होते ही पहले 7 मिनट में ही आपको आपका फर्स्ट असाइनमेंट मिल जाने वाला है। तो देखते हैं क्या है वो। फॉलोइंग पिक्चर प्रेजेंट द 2 व्यूज़ ऑफ द सेम रूम। List the item identifiable from the picture. Imagine if the said item would have been purchased directly from the producer or some reseller. You may use the observation card whose format is given below the picture to organize your thought process with pen and paper or as a mental activity. बहुत ही सिंपल सा है गाइज, आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 पिक्चर्स आपको दी है, नंबर 1, नंबर 2। अगर आपने ध्यान से देखा तो दोनों में भी कुछ ना कुछ तो भी कॉमन चीज़ें तो आपको दिखी जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं टेबल ले लेता हूँ, ये टेबल ले लेता हूँ तो आपको मे बी ये टेबल यहाँ पे दिखेगा, बराबर है। या फिर चेयर ले लेता हूँ तो चेयर आपको दिखेगी, या फिर बेस्ट वे फ़ैन ले लेता हूँ तो फ़ैन भी आपको ये दिखेगा। ओके, आपको आपका होमवर्क असाइनमेंट में ये है कि आपको इसमें से कौन सी भी 2 चीज़ें चूज़ करनी है और उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में आपको एलाबरेट करना है। तो वो पर्सपेक्टिव या फिर डोमेन कौन से, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए बीसी के डोमेन्स क्या क्या है उसमें। सपोज़ हमने फ़ैन का एग्जांपल लिया था, सो बजाज फ़ैन ले लेते हैं। सो एक्टिविटीज़ डोमेन में नंबर 1 एक्टिविटीज़, तो इलस्ट्रेशन लिस्ट में अपना क्या आएगा गाइस, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग डोमेस्टिक है या फिर फॉरेन है, बराबर। तो बजाज कंपनी महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड है। ओके, कॉमर्स या फिर सर्विस क्या क्या वो देता है, और एक्सिलरी सर्विस में अगर बजाज का फ़ैन अगर ख़राब हो जाता है तो एडिशनल सर्विसेज वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं क्या, वो भी हमें देखना पड़ेगा। स्केल उनका ऑब्वियसली माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज, तो लार्ज में ही आएगा। जियोग्राफिक स्कोप वो लोकल भी है, नेशनल भी है, मल्टीनेशनल है। तो मल्टीनेशनल में साउथ ईस्ट एशिया हो गया या फिर गल्फ़ की कंट्रीज़ हो गया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़, जहाँ पे भी बजाज का फ़ैन जाता ही है गाइस। ओनरशिप ये स्टेट ओन्ड है, पब्लिक है, प्राइवेट है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में है। नेक्स्ट मार्केट, तो उसके रिसोर्सेज कौन से हैं, कौन से उससे इक्विपमेंट्स लगते हैं, कमोडिटीज़ उसके कौन से बनता है, बजाज और फैक्ट्रीज कुछ बनाता है क्या, कैपिटल कितना लगा है उसमें, लेबर कितना है, प्रोडक्ट मार्केट्स और कौन से अवेलेबल है, ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स मीन्स कौन से ऐसे लोग हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या इन्वेस्ट, मतलब स्टेक होल्डर बोलने के बाद हमें दिमाग में खाली इतनी ही बात क्लियर नहीं होनी चाहिए कि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। याद रखना, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि टाइम इज़ मनी, बराबर है। मतलब क्या गाइस, मैं आपको एक तो टाइम दूँ या फिर मैं आपको पैसा दूँ, दोनों का भी महत्व सेम ही है। वैसे ही देखो, यहाँ पे एंटरप्रेनर हो गया, इनका तो आइडियाज़ वगैरह है, प्रमोटर्स हो गया पैसा है, कस्टमर्स है जो वस्तु खरीदने को आता है, इन्वेस्टर पैसा डाल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह वो कमाएगा, बराबर है। बट यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, सप्लायर्स है, लॉ एंड रेगुलेटरीज़ है या फिर पॉलिसी मेकर्स है, इनका क्या रहेगा, इनका क्या रोल है। तो गाइस ये आपका बिजनेस किस प्रकार से चलना चाहिए। अभी एम्प्लॉयज़ वगैरह है तो वो टाइम लेंगे, लॉ एंड रेगुलेशन या फिर पॉलिसी मेकर्स है वो क्या बिज़नेस किस प्रकार से चलना चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन सबको सरीके हैं वो डिफ़ाइन करने का काम गाइस पॉलिसी मेकर करता है। ओके, तो ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हो गए। तो ये बजाज में स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, आपने कौन से भी 5 पॉइंट लेके उनके खाली नाम लिखना है। मतलब यहाँ पे कस्टमर का नाम वगैरह तो नहीं आएगा, बराबर है। तो प्रोमोटर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया या फिर इन्वेस्टर, बड़े बड़े 1-2 नाम लिख लेना एंड सो ऑन, कौन से भी 5। नेक्स्ट फंक्शन, तो गाइस प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स, कौन से फंक्शंस, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है गाइस। अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको मालूम है कि बिज़नेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया,
अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, उसके बाद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। ऐसे लिस्ट तो चलती रहेगी। ओके, सो उस वो बजाज जो फ़ैन है उसमें कौन से ऑपरेशन, मार्केटिंग, अकाउंट, ये सारे फंक्शंस रन होते हैं क्या? अगर होते तो खाली टिक मार्क कर लेना है। नेक्स्ट, फोकस, कंपनी एंटरप्राइज वाइड अ पर्टिकुलर बिजनेस लाइन, अ पर्टिकुलर फंक्शन। उनका फोकस कौन से इस पे, उनका बिजनेस लाइन उन्होंने डिफाइन करके रखा है क्या? ओके, वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट, कंसर्न्स, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गवर्नेंस, वैल्यू एंड एथिक्स। अभी देखिए, कंसर्न्स मीन्स क्या? अभी बजाज फैन, अभी करंट सिनारियो में अगर आपने देखा तो सिंपल सी बात है, जो जीवनावश्यक वस्तुएं है वही अभी फ़िलहाल तो उसी को तो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है गाइस। बट हम नहीं इमेजिन ये करके चलना है कि ये नॉर्मल सिनारियो चल रहा है, अभी कोई पेंडेमिक वगैरह आया नहीं है, ऐसे इमेजिन करके खाली एग्जाम्पल तक ही। ओके, तो उस कंसर्न से उसे देखना है। तो जब तक मीन्स अराउंड 1 फरवरी तक ये बजाज फैन या फिर बजाज जो था उनका आराम से सस्टेनेबिलिटी चालू था, बराबर है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी आप बोल सकते हो, प्रॉपरली उनका चालू था। उसी प्रकार से तो उनका कैटेगरी ये प्रॉफिटेबिलिटी इसमें आएगा, सर्वाइवल के इसमें नहीं आएगा। आपको ये मालूम है सर्वाइवल मीन्स क्या, कि उनको कोई प्रॉफिट वगैरह हो नहीं रहा है या फिर कस्टमर बेस बन नहीं रहा है, तभी भी वो सर्वाइव कर रहे हैं कैसे तो भी। इन्वेस्टमेंट है, जितना पॉसिबल होगा उतना स्ट्रेच कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स क्या, कि इट्स अ कैश काउ, मीन्स आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो। या फिर ग्रोथ मीन्स क्या, जितना पैसा आप कमा रहे हो उतना वापस इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। ओके, सस्टेनेबिलिटी, और आप सस्टेन कर रहे हो पॉसिबल वे में, तो ये 4th वाले इसमें आएगा। या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप न्यूज़ चैनल वगैरह अभी तो फ़िलहाल में तो बहुत ज़्यादा देखने को हमको मिल रहा है। तो देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बीच में अभी एक डिबेट चल रही थी कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि आपके टोटल प्रॉफिट का अप्रॉक्सीमेटली 2% इतना हिस्सा आपको जमा करना रहता है। तो CM के फ़ंड में जमा करना है या फिर PM के फ़ंड में, इसकी वजह से उनका डिस्प्यूट हो गया था, बराबर है। तो कोई भी इंडस्ट्री रही तो उनका एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उन्हें वो एरिया को या फिर सिटी को वहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी डोनेशन देके कुछ ना कुछ तो भी डेवलपमेंट करना रहता है। क्योंकि याद रखना, इंडस्ट्री यहाँ पे बनी तो है बट एक सिंपल सी चीज़ है, वो यहाँ से रिसोर्सेस लेते हैं, अर्थ से वो रिसोर्सेस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग का, हर एक ह्यूमन बीइंग का सारे रिसोर्सेज पे सेम अधिकार है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर ह्यूमन बींग्स, इंडस्ट्री या ह्यूमन बींग या फिर ग्रुप्स, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेती है। और अगर वो ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेती है तो उनकी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है गाइस, उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि सपोज स्वच्छ भारत योजना में उन्होंने कुछ टॉयलेट्स वगैरह बांध दिए है, या फिर अभी अपने मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर आप औरंगाबाद से बिलोंग करते हो तो आपको ये मालूम है कि क्रांति चौक जो प्लेस है वहाँ पे बहुत बड़ा पिलर लगा के उसके ऊपर इंडियन फ्लैग होस्ट किया जाता है। तो वो जो है, वो जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, याद रखना वो CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही बनाया है। गवर्नेंस, वैल्यू एंड एथिक्स मीन्स सारे के सारे लॉ में जितने भी चीज़ें आपको दी गई है वो कम्प्लीटली फॉलो हो रही है कि नहीं, वो देखना। ओके, एंड एथिक्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइस। अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ BCom वाले बंदे में और आप CA, आप दोनों में, या फिर MCom वाले बंदे में और आप में, दोनों भी PG, इसलिए क्या डिफरेंस है, तो याद रखना आपका आंसर क्लियर कट एक सेंटेंस में अगर आपको देना है तो डिफरेंस यही रहेगा कि एथिक्स का। याद रखना, आपको साइनिंग अथॉरिटी क्यों बनाया गया है गाइस, सिंपल सी बात है, दिमाग में एकदम क्लियर रखने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने को उतना रिस्पॉन्सिबल समझा है। हमने जितना भी सीखा है, सपोज़ नॉट नेसेसरी कि नॉलेज वाइज ही आपको वो अथॉरिटी मिली है, देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि MCom वाले बंदे को भी आपकी जितना नॉलेज हो, तो नॉलेज वाइज आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं बनाया गया है।
आपको साइनिंग अथॉरिटी कौन से बेसिस पे बनाया गया इस कि आपने सीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप में और एमकॉम वाले बंदे में एक सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा, वो पार्ट रहेगा एथिक्स वाला। क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो वो आप एथिक्स के साथ करोगे, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, इसलिए उसने आपको साइनिंग अथॉरिटी बनाया है। ओके, सो आपने लिखते टाइम इसमें का ज़्यादा नहीं लिखना है, बट खाली ये पॉइंट्स, क्योंकि बीसीके में आगे भी बहुत सारा इसका रेफरेंस आने वाला है, इसीलिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट मोड, ट्रेडिशनल, फिजिकल, ब्रिक और मोटर, इन स्टोर, डिजिटल या फिर ऑनलाइन, कौन से मोड थ्रू वो बेचता है। तो हमें ये चीज़ मालूम है गाइस कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो बजाज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ही, बराबर है, ऑनलाइन भी अभी है। उसके बाद ट्रेडिशनल वे में मीन्स उनके स्टोर वगैरह भी है। अगर आप कोई भी बड़ी सिटी में अगर चले जाओ तो आपको बजाज के बड़े बड़े स्टोर्स दिखाई देंगे ही। नेक्स्ट, अंडरलाइन डिसिप्लिन्स, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ये भी हमको बीसीके के अलग अलग डोमेन्स में देखने को मिलने वाला है गाइस आगे। सो अंडरलाइन डिसिप्लिन्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही है गाइस, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। डोमेन्स मीन्स क्या गाइस, स्पेसिफाइड स्पेयर ऑफ नॉलेज मीन्स क्या, मीन्स गाइस एरिया। ओके, एग्जैक्टली अगर हिंदी में कहा जाए तो कार्य क्षेत्र, आपका एरिया कितना, स्पेयर ऑफ नॉलेज, कौन सी चीज़ आप बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की देखने वाले हो। तो देखते हैं। यूजुअली हमें तो मालूम है गाइस कि अगर बिज़नेस और कॉमर्स या फिर कमर्शियल नॉलेज के बारे में हम देखा जाए तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बराबर है, क्योंकि बिज़नेस कहाँ कहाँ पे नहीं है। अगर हमने स्ट्रीट पे भी देख लिया तो स्ट्रीट वेंडर्स, जो सब्ज़ी वाले वगैरह लोग हैं, वो हो गया, या फिर डोर्स, किराना सामान वगैरह जहाँ से हम दुकान से वगैरह लेते हैं, वो सारे शॉप्स वगैरह हो गए। डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर जो है, मैंने जैसे अभी बताया आपको, सब्ज़ी वगैरह बेच रहे हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स हो गया। उसके बाद शॉप्स हो गए, अलग अलग ई प्लेटफॉर्म्स भी अभी आ गए हैं। अभी पहले के ज़माने में तो नहीं था, मीन्स अराउंड 3-4 साल पहले, बट अभी तो ये भी खुल गया है कि अगर आपको खाना भी घर पे बैठ के खाना है तो आपको ज़ोमैटो या फिर ऊबर ईट्स ऐसे फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल अभी हो गई है, बराबर है। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर मीन्स अगर आपने कभी आपके पेरेंट्स को वगैरह पूछा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि पहले खाली दुकानें हुआ करती थी, या फिर ये स्ट्रीट वेंडर्स डोर टू डोर जाके जो सेल करते थे वही हुआ करते थे। बट अभी अगर आपने प्रॉपरली देखा तो आपको स्ट्रीट वेंडर भी दिखाई देंगे, आपको अलग अलग शॉप्स भी रहेंगी, बराबर है, आपको डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले अलग अलग शॉप के लोग भी दिखेंगे। उसके बाद आपको मॉल भी दिखेंगे, मीन्स जहाँ पे ये अलग अलग शॉप्स का गैदरिंग है, नथिंग एल्स। मॉल मतलब क्या, तो ये क्या है, या फिर चेन स्टोर हो गया, बराबर है। तो ये क्या है गाइस, ये पुरानी जो बिज़नेस मेथड थी वो चेंज होके अभी नई इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई। पहले के दुकान का टाइमिंग अगर आपको मालूम है, आज भी अगर पूना में आप देखोगे तो चितड़े का स्टोर दोपहर के 3 घंटे बंद ही रहता है, बराबर है। आई थिंक सो 3 घंटा ही, 1:30 से लेके 4 बजे या फिर 4:30 बजे तक उनका शायद से शॉप बंद ही रहता है, बराबर है। सवेरे के टाइम वो खुलते हैं, शाम के टाइम वो खुलते हैं, तो उसके बाद 10-11 बजे वगैरह वो बंद होता जाता होगा। हमको इससे ही क्लियर कर समझ में आता है कि उनका भी कोई ना कोई तो भी टाइमिंग फिक्स था। बट अगर हमने अभी के ज़माने में देखा तो 24/7 ये बहुत सारे शॉप्स अभी ओपन हो गए हैं। तो ये क्या है, पहले का ज़माना और अभी का गाइस ये डिफरेंस है, बराबर है। कंपटीशन इतनी ह्यूज है मार्केट में, आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर शॉप्स इतने ज़्यादा है कि आप कभी भी एलिमिनेट हो सकते हो मार्केट में। इसीलिए कंपटीशन में अगर आपको सस्टेन होना है तो आपको बिज़नेस का नॉलेज या फिर कमर्शियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट। टेक फॉर एग्जाम्पल द रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ includes manufacturing, trading and service. Just contemplate on any of the activities. Countless instances would come to mind. Take domestic trade and within it retail trade. Now door-to-door direct sellers, street vendors,
weekly haats or bazaars, neighborhood shops, marketplaces, malls, company chain stores, and online retail, e-tail जिसे बोला जाता है, etc. All comprise retail trade. Thus, to know about the retail trade, one need to be aware of its various forms. Further, one need to know the functions that the retailers perform. For example, the neighborhood retailer provide a variety of goods or of daily needs, various brands of the same item in similar quantities and smaller quantities, and a host of other services such as home delivery, weekly or monthly credit, etc. Malls provide a very different kind of shopping experience, and the online retail provides 24/7 convenience. Note, we have just enumerated some of the benefits from the point of view of the customers. What about their services to the wholesalers and the intermediary in the chain of distribution from the producer to the customer? ओके, देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे एलाबरेट करने का ट्राई किया है, दैट इज़ अगर आपने आपका नेबरहुड भी देख लिया, वो जो दुकान है गाइस वो डेली नीड आपको प्रोवाइड करता है। मीन्स कि आपको डे टू डेली बेसिस पे जो कोई भी चीज़ चाहिए वो आपको परचेस करने का मौका देता है, बराबर है। जैसे कि अगर मुझे शैम्पू परचेस करना है, मैं अगर मॉल में जाऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं परचेस करके लाता हूँ बड़ी सी बॉटल, बट अगर मैं डेली नीड्स वाले शॉप में जाऊँ ना तो मुझे 1-1 रुपए के पाउच भी वहाँ पे आराम से मिल जाते हैं, बराबर है। मतलब क्या, जो मेरे घर के नज़दीक है वो मुझे डे टू डेली प्रोवाइड, या फिर मुझे वहाँ पे जाने में तकलीफ़ नहीं होती, इसलिए मैं दिन भर का सामान वहाँ से परचेस करके लेके आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे घर के नज़दीक है। बट मॉल नॉट नेसेसरी मेरे घर के नज़दीक रहेगा, इसीलिए मैं कभी तो भी उधर जाता हूँ। अगर मैं कभी तो उधर जा रहा हूँ तो एक बेसिक सी चीज़ याद रखना, हम कभी उधर जा रहे हैं या फिर रेयरली किसी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ से हम ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारी चीज़ें बल्क में परचेस कर लेते हैं। ये क्या है गाइस, ये डिफरेंट हमारे शॉपिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, बराबर है। उन्होंने 24/7 का भी एक एग्जांपल दिया है, जो कि 24/7 मीन्स क्या, अगर किसी को मालूम नहीं है, 24 आवर्स से गाइस और 7 डेज़ इन अ वीक मीन्स क्या, ये हमेशा चालू रहता है रिटेल का दुकान। बट उन्होंने और एक क्वेश्चन भी रेज किया है गाइस कि अभी रिटेलर मीन्स क्या, होलसेलर मीन्स क्या। तो सपोज़ मैं मैन्युफैक्चरर हूँ किसी गुड्स का, मैंने वो गुड्स प्रोड्यूस करना चालू कर दिया गाइस। मैं डायरेक्टली मार्केट में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली खुद का दुकान खोल के बैठता है। अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिनका बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, या फिर उनको बहुत सारे मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट या फिर मल्टीनेशनल उनका बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ह्यूज है, बहुत पैसा है, तो वो क्या करता है, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में खुद के शॉप खोल लेते हैं गाइस। ओके, इस प्रकार से उनका कनेक्शन या फिर चेन स्टोर्स उनके ओपन रहते हैं मार्केट में। बट बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का ऐसे नहीं रहता, वो माल प्रोड्यूस होने के बाद वो होलसेलर को भेज देते हैं। होलसेलर से माल परचेस करने के लिए गाइस अलग अलग रिटेलर्स आते हैं, फिर वो रिटेलर से कस्टमर की तरफ माल पास ऑन होता है। ओके, तो ये जो इंडस्ट्री है वो ये होलसेलर्स या फिर इंटरमीडियरी मीन्स जो बीच में जो लोग रहते हैं जो माल परचेस करके दूसरों को रिटेलर्स को पास ऑन करेंगे, वो इंटरमीडियरी या फिर रिटेलर्स भी उनको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी हमें BCK में इस देखने को मिलने वाला है। ओके, तो एक्चुअल में और BCK में अपने को क्या क्या नॉलेज मिलने वाला है तो हम आगे देखते हैं। BCK इज़ इक्लेक्टिक। ओके, इक्लेक्टिक मीन्स क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइस। तो कौन से डिसिप्लिन इसमें इंक्लूडेड है तो देखते हैं। नंबर 1 मार्केटिंग। आपको ये फ्रेज तो मालूम ही होगी गाइस, हिंदी में कही जाती है, बहुत फेमस भी है, कि जो चिल्लाता है उसका पत्थर भी बेचा जाता है, फिर मिट्टी भी बेची जाती है। बट जो मार्केट में खुद के प्रोडक्ट के बारे में नहीं चिल्लाता उसका सोना भी नहीं बिका जाता, वो घर पे ही पड़ा रहेगा। तो मार्केटिंग ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आपका माल बिकने वाला है इस मार्केट में। ओके, मीन्स एटलीस्ट नहीं तो लोगों को पता तो भी चलेगा कि मार्केट में आपका ऐसा प्रोडक्ट आया है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो कि हम 11th-12th में बहुत पढ़ चुके हैं गाइस, तो इसके बारे में नहीं भी बताया तो आई थिंक सो चल जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशंस हो गया। ऑपरेशंस मीन्स गाइस इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें चलती है,
स्टार्टिंग परचेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू पैकिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड डिलीवरिंग इट टुवर्ड्स द कस्टमर, यहाँ तक कौन से ऑपरेशंस चलेंगे वो सारे। नेक्स्ट ह्यूमन बिहेवियर गाइस, ये साइकोलॉजिकल या फिर सोशोलॉजिकल सारी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर में आती है। ओके, ह्यूमन बिहेवियर गाइस, अगर आपने आई होप सो तुम सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हो और तुम्हारे अकाउंट्स के सारे सम भी टैली होते हैं, अगर आपने प्रॉपरली ऑब्ज़र्व किया तो आपको एक चीज़ हमेशा दिखाई देगी। कौन सी सर? तो देखिए, ध्यान से देखने के बाद हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देगी, राइट है? आई थिंक सबको विजुअलाइज हो गया होगा। एसेट साइड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट मिसिंग थी गाइस, और वो अगर हमने देखी तो वो है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, क्यों मैंने ऐसे बोला? क्योंकि याद रखना, अभी अगर एग्जांपल ले लिया सर्विस सेक्टर का, आईटी इंडस्ट्रीज़, ओके, उनका एसेट क्या है गाइस? क्या इंफ्रा। ओके फाइन, ठीक है, सपोज ले लिया हमने कि क्या ज़मीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, या फिर उनके कंप्यूटर्स हो गए, बट उनका मेन एसेट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है गाइस उनका, वो है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स कोई भी आईटी इंडस्ट्री कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए अगर हमने प्रोडक्शन सेक्टर और आईटी सेक्टर का कंपैरिजन किया तो हमेशा आईटी सेक्टर में लोगों के पेमेंट्स बहुत ज़्यादा है, बराबर है, उनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ का एसेट ही गाइस वो सारा जो ह्यूमन बीइंग उनके इसमें काम करता है, उनका ब्रेन है। ओके, इसलिए याद रखना, वो ह्यूमन रिसोर्स, वो ह्यूमन बीइंग, उनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। नेक्स्ट, लॉज। लॉज गाइस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है जो बहुत रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर हमने अभी का करंट सिनारियो देखा तो अभी क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है गाइस, लॉ में चेंजेस करनी है गवर्नमेंट ने, या फिर नया लॉ ला लिया। लॉ इम्प्लीमेंट करवाने के बाद हमें मालूम है कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन मोदी जी ने आके बोल दिया। मतलब क्या? हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ सब कुछ बंद है, हम भी घर के अंदर बंद है, बराबर है। तो वो क्या है गाइस, नया लॉ आया, उस हिसाब से हमने वो इम्प्लीमेंट भी किया है और आगे भी वैसे ही करते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता, बराबर है। तो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या दिए हैं वो भी सारे गाइस इस डिसिप्लिन में आ जाते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स, जो इसी का ए पार्ट है, तो वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। और आगे है एथिक्स, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गाइस। ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग द BCK वोकैबुलरी। ओके, ये जो BCK वोकैबुलरी है गाइस, उसमें 4 अलग अलग पार्ट दिए हैं, बहुत ही मस्त है और MCQ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला पार्ट। तो देखते हैं BCK वोकैबुलरी और उसमें ओरिजिनल डिसिप्लिन क्या क्या है। अगर स्ट्रैटेजी देखा जाए तो हमें मिलिट्री की तरफ देखना पड़ेगा। याद रखना, स्ट्रैटेजी वर्ड इसका ओरिजिनल डिसिप्लिन या मिलिट्री थ्रू आता है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट टैक्टिक्स या फिर दूसरे के ऊपर अगर हमें हावी होना है या फिर उन्हें हराना है, ठीक है, ओवरकम करना है, तो याद रखना हमें मिलिट्री थ्रू ही सीखना पड़ता है, या फिर मिलिट्री थ्रू हम ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में जो मित्र राष्ट्रों की सेना थी, मीन्स UK वगैरह, तो UK ने क्या किया था, एक डमी आर्मी क्रिएट की थी जिसमें बहुत सारे एक्टर्स वगैरह उन्होंने भर्ती किए थे। तो उन्होंने क्या किया गाइस कि जिस टाइम नाजीज़ ने अटैक कर दिया था UK के ऊपर, या फिर यूनाइटेड किंगडम की जो फोर्स थी उन्होंने अटैक किया नाजीज़ के ऊपर, तो एक डिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया गाइस। ओके, ये जो एक्टर्स की जो इन्होंने आर्टिफिशियल सेना बनाई थी वो अलग ही फ्रंट से आवाज़, शोर शराबा करते हुए आ गई, तो नाजीज़ उनके पीछे लग गए कि हम उन्हें मारें। ओके, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रख के ये जो एक्टर्स थे UK के वो रुक गए और वहीं पे वो शोर शराबा कर रहे थे। उनके पास जो टैंक्स वगैरह या फिर जो आर्टिलरी मीन्स गन्स वगैरह वो जो दी थी वो सारी नकली थी, बट क्योंकि वो डिस्टेंस रखे थे
इसलिए ये भी सेफ थे। और जर्मन की जो नाज़ी फ़ोर्स थी उन्हें समझा भी नहीं कि ये ओरिजिनल फ़ोर्स है या फिर क्या है, क्योंकि ये आगे भी नहीं बढ़ रहे थे और इनके सामने दिख भी रहे थे। इसलिए नाज़ी जो आर्मी थी उन्होंने भी उनका मोर्चा वहीं पे संभाले रखा। और उसी दौरान पीछे से या फिर अलग दिशा से जो यूके की ओरिजिनल आर्मी थी उन्होंने नाज़ीज़ के ऊपर अटैक कर दिया और इस हिसाब से उन्होंने एक एडवांटेज मिलाया था गाइस वॉर केस में। ओके, तो स्ट्रैटेजीज जो है वो मिलिट्री थ्रू। नेक्स्ट है गाइस लॉजिस्टिक्स, मीन्स कौन सी आर्मी, लॉजिस्टिक्स मीन्स क्या, एक से दूसरी जगह खुद, ये भी आर्मी से बिलोंग कर रही है, इसलिए ट्रूप्स का मूवमेंट किस हिसाब से होना चाहिए, आर्म्स एंड एमिनेशन का मूवमेंट किस हिसाब से होना चाहिए, वो सारा का सारा पार्ट गाइस लॉजिस्टिक्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है बुल्स। गाइस ये एनिमल साइकोलॉजी है। ओके, ये बायोलॉजी थ्रू डिफाइन होता है। तो बुल्स मीन्स क्या गाइस, अगर आपने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया तो बुल का टेंडेंसी क्या होता है, वो अपने एनिमी को हवा में उछाल देता है, दे थ्रो अप देयर एनिमी। अगर उनका ये टेंडेंसी देखा जाए तो इंडस्ट्री का भी वैसे ही होता है। ओके, बुलिश मार्केट बोलते हैं। बुलिश मार्केट मीन्स क्या, कि मार्केट अप जा रहा है, ग्रोथ हो रही है बहुत स्पीडीली, वो अप जा रहा है। मीन्स क्या, उसका बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे चांसेस है जिसमें हमको प्रॉफिट फेच करना आ सकता है। और लास्ट है गाइस दैट इज़ बियर्स। बियर्स का अगर टेंडेंसी आपने देखा तो वो क्या करता है, एनिमी को पुश डाउन करता है, बराबर है। ये भी बायोलॉजी है, एनिमल साइकोलॉजी है। मीन्स क्या गाइस, कि बियर्स एनिमी को पुश डाउन करता है, वैसी इंडस्ट्री भी अपनी डाउनवर्ड जाएगी। अगर बियरिश मार्केट रहा तो अपना मार्केट डाउन है फ़िलहाल, इतना दिमाग में क्लियर रखना, क्योंकि आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस टाइम आएगा गाइस, उस टाइम बुल्स और बियर जो मार्केट है, बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। BCK इज़ एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। हमें ऑब्वियसली मालूम है गाइस, ये जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ते बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ही अपना BCK का रेंज भी बहुत ज़्यादा वास्ट होते जाने ही वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या है गाइस। BCK domains are ever evolving and expanding. For example, information and communications technology has introduced several terms in the lexicon of BCK. Example 24/7, B2B means business to business, B2C business to commerce, BPO business process outsourcing, next shapes, etc. An important aspect of this evolution in the decline and demise of the old business and old ways of doing business and the emergence of new business and newer ways of doing the business. नई नई चीज़ें गाइस इंट्रोड्यूस होती ही जा रही है पहले के ज़माने में। अभी अगर आपने प्रॉपरली अपनी टीचिंग फील्ड में भी देखा गाइस तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी ही नहीं, तो ऑनलाइन टीचिंग नाम का कंसेप्ट ही नहीं था। बट अगर आपने अभी देखा कि पैंडेमिक की वजह से हम कोचिंग क्लास में प्रॉपरली जाके सीख रहे थे, बट क्योंकि ये पैंडेमिक आ गया इसीलिए हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी अभी सुनने लग गए हैं, बराबर है। तो ये क्या है गाइस, ये चेंज हो रहा है, हर एक चीज़ में चेंज है और उस हिसाब से हम खुद को फ्लेक्सिबल करते जा रहे हैं। ओके, आगे द चेंजेस में बी aided or impeded by changes in the technology, society, economy and the like, collectively referred to as business environment. टेक्नोलॉजी हो गया, सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जिस हिसाब से चेंज होती है गाइस उस हिसाब से हम भी हमारे बिजनेस में चेंज करते चलते हैं, बराबर है। टेक्नोलॉजी का चेंज अगर आपको देखना है देखो, हम कभी तो भी फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे जाके ना कुछ तो भी चीज़ सर्च करते हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप कल भी या फिर आज भी ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हो। क्या कि अगर आपने अमेज़ॉन पे जाके कोई चीज़ सर्च कर ली या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके, अगर सपोज एग्जांपल हेडफोन ले लो, हेडफोन अगर आपने सर्च कर लिया हो तो जिस टाइम भी आप सोशल मीडिया पे होंगे, जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर आई डोंट नो एग्जैक्टली बट इंस्टाग्राम भी, तो अगर आपने एक खोला तो आपको है ना थोड़े 2-3 पोस्ट 4-5 पोस्ट के बाद ना आपने जो सर्च किया था उसी का एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ये पॉसिबल कैसे हो रहा है गाइस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
मीन्स क्या गाइज, ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है गाइज आजकल। ओके, इसीलिए वो सारे सिनारियोज आगे के भी चेंज करने ही वाला अपने बिजनेस के रिगार्डिंग भी। Thus, we need to stay updated and develop the capability to learn, unlearn and relearn at a fast pace. हमें भी मार्केट में जैसे चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से हमें भी खुद को चेंज करना ही है। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ BCK फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हमें तो ये चीज़ मालूम है गाइस, CA बनने के बाद मैंने जैसे आपको पहले भी बताया वैसे वंस अगेन रिपीट कर दूँ कि हमारे पास 3-4 रास्ते अवेलेबल होते ही है कि हमने क्या करना है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम? तो एक तो खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी के पास जॉब कर सकते हैं, या फिर खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो अब हम CA बनने के बाद गाइस, CA मीन्स क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मार्केट में अपना एक अलग से वेटेज रहने वाला है। ओके, आपको वैल्यू दी जाएगी, आपको इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपको ट्रेड, कॉमर्स, अलग अलग पॉलिसीज़, फॉरेन एक्सचेंज के नॉर्म्स, टैक्सेशन पॉलिसीज़, कॉस्टिंग से रिलेटेड डेटा, अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस, ये सारी इंडस्ट्री आगे जाके मांगने वाली है। तो उस टाइम आपका नॉलेज इतना पावरफुल और इतना परफेक्ट होना चाहिए, अगर उसमें गलती से भी गलती हुई तो बिज़नेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए गाइस, हमें तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में गलती तो करनी ही नहीं है। ओके, इसीलिए हमारे लिए ये BCK जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द कस्टोडियंस ऑफ नेशन रिसोर्सेज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन के रिसोर्सेज हमारे हाथ में है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन प्लेस अ क्रेडिबल सिस्टम of truthful and fair accounting and reporting of the society resources, their deployment and utilization. Business and commercial sector comprises a large share of their work area. In this context, BCK is likely to make them more aware and responsive. Each business has its own peculiarities and associated variation in notion of the product, inventory, revenue, profit, etc. ओके, देखिए, बिज़नेस और कमर्शियल सेक्टर ये तो बहुत ह्यूज एरिना है, और उसमें सबसे की फैक्टर रहता है वो है CA गाइस, मीन्स हम लोग, बराबर है। तो अगर हम लोग उसमें का सबसे की फैक्टर है तो हमें सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसों का नॉलेज, बराबर है, अलग अलग नोशन, जैसे प्रोडक्ट कौन सा है, इन्वेंट्री कितनी है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट्स कितना होना चाहिए और कितना हो रहा है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए, इसीलिए हमारे लिए BCK बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। बट याद रखना, ये अगर BCK आपको समझना है या फिर इंडस्ट्री ही आपको एग्जैक्टली समझनी है, कोई भी इंडस्ट्री है उसमें आप ऑडिट को जा रहे हो और आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमेशा जो रिपोर्टर्स में जर्नलिस्ट गाइस जो आपको न्यूज़ वगैरह बताते हैं ना, वो उनका एक फार्मूला होता है, वो है ना 5W1H, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। 5W1H मीन्स क्या गाइस? तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 1W, 2W, 3W, 4 और 5, ये 5W हो गया और ये 1H हो गया आपके सामने, बराबर है। मीन्स व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु और हाउ। ये 5W1H अगर आपने फार्मूला दिमाग में रख लिया तो याद रखना, आपको आपका BCK ये हमेशा अपडेटेड रहेगा। ओके, ये क्वेश्चंस हमेशा आप खुद को भी पूछा कीजिए, पढ़ाई करते टाइम भी आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाने चाहिए। ओके, अगर आपके सामने ये 5W1H के आंसर्स अवेलेबल है गाइस, तो आप कभी भी ज़िंदगी में पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो गेटिंग कन्वर्सेंट विथ एंड अपडेटिंग BCK, ईच वन ऑफ अस हैज़ 6 ऑनेस्ट सर्वेंट। कौन से सर्वेंट है गाइस? तो नंबर 1 व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना चाहते हो तो ये 5W1H का फार्मूला दिमाग में फिट रखना है, और आपको आपका नॉलेज भी गाइस अप टू डेट रखना है। डे टू डे बेसिस पे गाइस आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, मैगज़ीन रीड करने हैं, जिसके थ्रू आपका नॉलेज अपडेटेड रहे।
तो कौन से मैगजीन्स है देखो, आगे आपको कुछ एग्जांपल दिया है। अगर न्यूज़पेपर है तो मिंट हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया। ये जो न्यूज़पेपर है गाइस, ये आपने रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बिजनेस मैगजीन्स है, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस वर्ल्ड हो गया, बिजनेस इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस या फिर फोर्ब्स, इंडियन फोर्ब्स हो गया, बिजनेस टुडे हो गया, ये दिया है सारा। नेक्स्ट बिजनेस चैनल्स, हम तो सीरियल हो गया या फिर मूवीज़ के चैनल हो गए, या फिर कोई अगर कार्टून रहा तो कार्टून नेटवर्क हो गया, ये छोड़ के तो और कोई चैनल ही नहीं देखते, बराबर है। बट याद रखना, आपको अगर बिज़नेस का नॉलेज चाहिएगा तो इस हिसाब से CNBC TV 18 हो गया, VTV हो गया, NDTV प्रॉफिट या फिर इकोनॉमिक टाइम्स नाउ, ये सारे चैनल्स जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपका नॉलेज अपडेटेड रहता है गाइस रिगार्डिंग करंट मार्केट सिचुएशन। अगर हमने अभी के करंट सिनारियो देखे तो फ़िलहाल में दो बहुत बड़े ट्रांजेक्शन हुए गए इंडिया से रिलेटेड। नंबर 1 जो कि HDFC में चाइना के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने 1% अराउंड 1% 0.99% स्टेक परचेस किया है, बराबर है। और सेकेंड गाइस, फेसबुक में 9.99% शेयर, सॉरी फेसबुक में नहीं, जियो के 9.99% शेयर गाइस फेसबुक ने परचेस किया है। तो ये न्यूज़ हमें कहाँ से पता चलता है? तो अगर हमने इस प्रकार से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स या फिर प्रॉपरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कोई भी न्यूज़ पेपर्स है वो अगर पढ़े तो हमें ऐसे न्यूज़ हमेशा मालूम रहते ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सब ने गाइस ये सब्जेक्ट का अगर नॉलेज आपको अपडेट करना है या फिर आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज अपडेटेड रखना है तो हमेशा याद रखना ये चैनल्स वगैरह आपने ज़रूर देखना है। बहुत बढ़िया चैनल्स रहते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल इंग्लिश वो यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स के अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। बट याद रखना स्टार्टिंग में एकदम से वो आपको नहीं समझेगा। आप जैसे धीरे धीरे देखते जाओगे, अलग अलग बिज़नेस के बारे में केस स्टडीज़ वगैरह देखोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं गाइस। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है गाइस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को उन्होंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। नंबर 1 हो गया इकोनॉमिक और सेकेंड 1 हो गया नॉन इकोनॉमिक। मतलब क्या गाइस? तो सिंपल सा पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बहुत सारे प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। सपोज़ मेरी मॉम है सपोज़, ओके, उनका होटल का बिज़नेस है। तो देखिए शी इज़ अ शेफ़, अगर वो किसी उनके होटल में जाके अगर वो खाना बना रही है और वो उनके कस्टमर को जो कुछ भी चाहिए वो परोस रही है, तो सिंपल सी बात है उसके बदले में वो पैसे तो लेने ही वाली है। क्यों? क्योंकि याद रखना वो एक्टिविटी इकोनॉमिक है। कि कोई कस्टमर आके आपको ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर रिसीव करने के बाद आप वो सारी चीज़ें बना के उन्हें सर्व करते हो। उसके बदले में इन रिटर्न आपको पैसा चाहिए या फिर पैसे के अलावा कोई अलग काइंड भी दिया तो भी चलेगा। अगर ये आप लेते हो तो वो एक्टिविटी हो जाती है इकोनॉमिक। एंड नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या? घर पे वही मॉम घर पे आई, उन्होंने घर पे खाना बनाया और हम सबको फैमिली मेम्बर्स को परोसा। ये क्या है गाइस? ये नॉन इकोनॉमिक लव अफेक्शन थ्रू गाइस। कोई भी एक्टिविटी अगर आप किसी के प्रति करते हो तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। ओके, तो देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में और क्या क्या हमें दिया गया है। द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिस्टिंग्विशेबल merely by presence of the livelihood motive. Usually economic activities are said to be driven by rationality. What do I get in return, or what is in it for me, और सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, हमेशा याद रखना। और एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं यहाँ पे कि सपोज़ डॉक्टर है, ओके, कोई डॉक्टर है और उसने उसका खुद का क्लिनिक खोला है गाइस। वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उन्हें वो ट्रीट कर रहा है और उसके बदले में वो पैसे ले रहा है। तो ये प्योर गाइस इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या? सपोज़ उसने हफ्ते में से एक दिन गरीब लोगों के लिए सेम हॉस्पिटल में
फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना चालू कर दिया। तो गाइस वो सर्विस तो दे रहा है बट बदले में कुछ ले रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये हो गई गाइस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या क्या है वो हम देखते हैं। अ वेराइटी ऑफ मोटिव्स आर attributed to non-economical activities which is concern for fellow beings, affection and love for family, passion about some hobby or cause such as animal rights, forest nature conservation, street children, etc. Non-economic activities are driven by emotional or sentimental reasons or altruism, that is selfless concern for the welfare of others. Thus, human engagement in all social, religious, cultural, personal, recreational, charity, and patriotic activities are bundled together as non-economic activities. Okay, सिंपल सी बात है guys। कोई भी चीज़ आप इन रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे हो और आप वो सर्विस किसी को भी दे रहे हो तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में चला जाएगा। बराबर है। ये जो अलग अलग NGOs वगैरह जो काम करते हैं ना, मीन्स ये एनिमल के लिए शेल्टर वगैरह बनाते हैं या फिर गरीबों के लिए खाना वगैरह बांटते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है गाइस, ये पूरी की पूरी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में चली जाएगी। तो आई होप सो इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी ये दो का डिफरेंस आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी का इमेज भी दिया है। देखिए यहाँ पे शेफ़ है, खाना बना रहे हैं और ये कस्टमर्स को देंगे। ये स्ट्रीट वेंडर है जो खाना बना रहा है और ये वहाँ पे परोसेगा, और ये मम्मी है देखो घर पे खाना बना रही है। तो ये इकोनॉमिकल हो गया, ये इकोनॉमिकल, ये नॉन इकोनॉमिकल। यहाँ पे लोग कैरम कर रहे हैं, नॉर्मल सी एक्टिविटी है, आप भी कर सकते हो। सोशल एक्टिविटी कि सपोज़ कहीं पे अनाथ वगैरह बच्चे हैं काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उनको अगर आपने खाना वगैरह दे दिया या फिर उनको कपड़े वगैरह दे दिए, क्या ये सोशल एक्टिविटी है गाइस? या फिर उनको पैसे दे दिए, सोशल एक्टिविटी। आप रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे। बेटा हो गया एनिमल के लिए जो काम करते हैं वो। या फिर यहाँ पे देखो ट्री को बहुत सारी लेडीज़ चिपक के खड़ी है, आपको दिख रहा है। चिपको आंदोलन हुआ था, शायद से आपको अगर हिस्ट्री मालूम हो तो आपको इसका भी अंदाज़ा होगा कि ट्रीज़ बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन हुआ था। ओके, ये क्या सोशल एक्टिविटी है। यहाँ पे देखो क्रिसमस के दौरान कुछ गिफ्ट्स वगैरह वो बांट रहे हैं, या फिर यहाँ पे भी वो खाना परोस रहे हैं, या फिर पानी दे। ये क्या है, ये सारा का सारा सोशल वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे गराज है, गराज में वो क्या कर रहा है, वो पंक्चर वगैरह कुछ तो भी निकाल रहा है। मीन्स वो सर्विस तो दे रहा है बट इन रिटर्न उसको पैसा तो चाहिए। यहाँ पे सिलाई का काम चल रहा है वहाँ पे भी, और यहाँ पे ये लास्ट में लॉयर है। ये क्या है गाइस, ये सर्विस दे रहे हैं बट इन रिटर्न कुछ तो भी ले रहे हैं। मीन्स क्या, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है गाइस, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आगे देखने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव सेवरल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक अदर दैन द मोटिव ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड। लेट अस बी मोर अवेयर ऑफ दीज इन द प्रोसेस। वी शैल ऑल्सो बी एबल टू सिचुएट बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस है भी तो गाइस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ये है। मीन्स क्या, हम गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और वो बेचते हैं और इन रिटर्न हमें पैसा चाहिए रहता है। मीन्स क्या, बिजनेस ये अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो उसमें भी क्या क्या पॉइंट्स चाहिए देखो गाइस। नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इनकम जनरेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल दीज इनकम्स मे बी अर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, दीज मे बी अर्न इन द काइंड्स ऑल्सो। ओके, बहुत बार गाइस एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह में हो रहा क्या है, तो आप गुड्स ही एक्सचेंज कर रहे हो। तो नंबर 1 पॉइंट उन्होंने दिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इनकम जनरेशन। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में करते क्या हो। इंडस्ट्रीज़ दो प्रकार की अपने को क्लियर कट मालूम है, एक तो गुड्स की इंडस्ट्री है, नहीं तो सेकंड वन सर्विस सेक्टर है। बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो गुड्स बेच रहे हैं या फिर किसी को सर्विस दे रहे हैं। तो दोनों करने के बाद गाइस इनकम जनरेट हो रही है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इनकम नॉट नेसेसरी पैसों के द्वारा ही हो, आप काइंड में भी उसे ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्टिव। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर but using ingenuity man can transform matter variously to produce the goods and services for the satisfaction of the various needs। ऐसे अलग अलग नीड्स है ह्यूमन बींग की, याद रखना। वो मैटर क्रिएट नहीं कर सकता
जो अर्थ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके वो अलग अलग चीज़ें बना रहा है। ओके, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ तो भी नई चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर प्रोड्यूस हो रही है। ओके, सो नंबर 1 हमने देखा गाइस, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इनकम जनरेटिंग। सेकेंड हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्टिव। ओके, इनकम जनरेटिंग, सेकेंड प्रोडक्टिव। नेक्स्ट थर्ड, इवन consumption is an economic activity. Consumption represent the demand side of the economics, that is goods and services on which people will spend their income. मतलब क्या, कंजम्पशन, अपने गुड्स का कितना कंजम्पशन मार्केट में है, कितना डिमांड है। हमने इकोनॉमिक्स में गाइस 12th में भी देखा था कि डिमांड एंड सप्लाई ये रेशो के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, तो ये हो गया अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितना डिमांड है अपने प्रोडक्ट का, उस हिसाब से जितना डिमांड है उतना ही हमारा प्रोडक्शन है क्या, मीन्स अपना सप्लाई भी उतना है क्या, मीन्स डिमांड और सप्लाई मैच हो रहा है क्या, बराबर इक्विलिब्रियम प्रॉपरली है क्या, तो ही हमारे प्रॉफिट्स हायर लेवल पे जाने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हो गया गाइस इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड लास्ट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। स्पेंड इनकम कंप्राइजेस सेविंग। ओके गाइस, अनस्पेंड इनकम जो है वो सेविंग के स्वरूप में अपने को रखना ज़रूरी होता है। अभी देखिए करंट सिचुएशन है गाइस, अभी कोरोना चल रहा है, सब सारी चीज़ें बंद है, सारे बिजनेस बंद है, सब कुछ बंद है। और याद रखना, तो फिर हमारा अगर सारी की सारी चीज़ें बंद है तो हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है गाइस। याद रखना, हमने पहले कमाया था या फिर अपने पेरेंट्स ने पहले कमाया था, वो उन्होंने बाजू में रखा था कुछ, वो अभी यूटिलाइज हो रहा है। समझ में आ गया? तो याद रखना, सेविंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। या फिर इन्वेस्टमेंट ये भी आपको करना ही है आगे जाके, या फिर अभी भी आपके पेरेंट्स अगर आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं तो पागल के जैसे पूरे के पूरे पैसे उड़ा नहीं देना, उसका एक सर्टन पार्ट आप एक तय कर लो, 20 या फिर 25% ये बाजू में रखना ही है। कहीं ना कहीं तो भी आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर देना है। ओके, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट कल का आपका वेल्थ होने वाला है, ये याद रखो। सो 4 पॉइंट्स हमने देखे गाइस। नंबर 1 देखा इनकम जनरेटिंग, नेक्स्ट प्रोडक्टिव, नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लास्ट सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये हमें तो मालूम है कैसे, हमने अभी देखा कि बिज़नेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, और यहाँ पे उन्होंने एडिशनल कुछ चीज़ें कहा है कि किस प्रकार से ये बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी comprising the entire spectrum of activities pertaining to production, distribution and trading, that is exchange of goods and service. Okay, ब्रॉडर वे में हमने अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखा तो ये क्या है गाइस, हम कुछ तो भी कोई सर्विस या फिर गुड्स किसी XYZ पर्सन को दे रहे हैं और उनके बदले में एक्सचेंज करके गुड्स या फिर सर्विस या फिर मनी काइंड हम उनसे ले रहे हैं। ये क्या है गाइस, इन रिटर्न हम कुछ ना कुछ तो भी मांग रहे हैं ना। ये हो गई अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज सच इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल द बिजनेसेस, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज एंटरप्राइजेज, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटरी और कॉरपोरेट सेक्टर्स एंटरप्राइजेज, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेज, डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज। अलग अलग पॉइंट्स में गाइस इन्होंने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है या फिर आप ये कह सकते हैं कि बाइफरकेट किया है। ओके, मतलब क्या क्या, स्टेट ओन एंटरप्राइज हो गया, मीन्स यहाँ पे 50 और मोर % गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है वो, या फिर पब्लिक सेक्टर भी जिसे कहा जाता है। प्राइवेट एंटरप्राइज अदर देन पब्लिक जो है पूरे के पूरे प्राइवेट एंटरप्राइज है। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर एंटरप्राइज हो गया। माइक्रो, सबसे छोटे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेज जो है या फिर डोमेस्टिक या फिर मल्टीनेशनल, बराबर है। एक से ज़्यादा नेशन में जो कोई भी बिज़नेस रन हो रहा है वो मल्टीनेशनल। आपका बिज़नेस कौन से इसमें है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है गाइस।
हियर क्वेश्चन अराइजेज, अभी ये तो हमने बिज़नेस के अलग अलग फॉर्म्स देख लिए गाइस, कौन से टाइप में बट रहा है वो देख लिया, बट हमारी इंडिया में तो अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस हैं। हमें ये मालूम है अपनी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ओके। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया का, याद रखना। अभी गाइस 2020 चालू है और ये मंथ अराउंड चालू है मई, अप्रैल एंड चालू है, मीन्स अभी मई स्टार्ट हो ही जाएगा, ओके। याद रखना इसके बाद जिस टाइम ये पेंडेमिक ख़त्म होगा कोरोना का, उसके बाद बहुत बड़ा आर्थिक मंदी पूरे वर्ल्ड में आने वाला है, बट जितना पूरा वर्ल्ड को वो इम्पैक्ट करने वाला है, आई होप सो, एज़ पर माई ओपिनियन, इंडिया को अफेक्ट तो करेगा ऑब्वियसली, वर्ल्ड को कर रहा है तो इंडिया को तो अफेक्ट करने ही वाला है, बट बाकी देशों के मुकाबले इंडिया को वो कम हार्म पहुँचाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अपनी जो इकोनॉमी है वो 60 to 65% एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जब तक हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है तब तक अपनी इकोनॉमी डूब नहीं सकती, ठीक है। देखते हैं फिर क्या है। हियर इज़ अ क्वेश्चन, हियर अ क्वेश्चन राइजेस, इज़ एग्रीकल्चर एन इंडस्ट्री एंड हेंस अ बिजनेस? Its answer is it depends. In India, much of the agriculture is subsistence agriculture. Moreover, agriculture income under the Income Tax Act is characterized separately from income from business and profession and is exempt from tax. आपको आगे टैक्स नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आपको ये एग्रीकल्चर इनकम बोल के डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत ही स्पेसिफिकली दिया है, ओके। ये एग्रीकल्चरल बिजनेस एक टोटली एग्जेम्प्ट किया गया है गाइस। दस our purpose, agriculture does not comprise industry and hence business. However, the manufacturers where agriculture produce is processed and whose key material ingredients is agricultural produce do comprise an industry. For example, the extraction of edible oil from rice bran, mustard, coconut, soybean, etc. represent agro-based industries. Okay guys, याद रखना एग्रीकल्चर को हमने इंडस्ट्री के कैटेगरी में नहीं डाला है, वो खाली प्रोडक्शन करने वाला एक सेक्टर है, इस प्रकार से इंडिया में देखा जाता है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं है। पर याद रखना अगर वो जो एग्रीकल्चर थ्रू कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, मीन्स क्या, सपोज़ मैंने स्ट्रॉबेरी के महाबलेश्वर में मेरे स्ट्रॉबेरी के बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, ओके, तो वो हो गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बट याद रखना मैंने अगर वो स्ट्रॉबेरी लिए, उसका पल्प निकाला, उसके थ्रू मैंने कोई तो भी सिरप या फिर कुछ जेली या फिर उसके कोई क्या बोलते हैं उसे चॉकलेट्स वगैरह, या अगर मैंने टॉफ़ीज़ वगैरह बनाया, तो याद रखना कि वो प्रोडक्शन सेक्टर में चला जाता है, उसे हम इंडस्ट्री बोलेंगे, उसके ऊपर तो टैक्स लगने वाला। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखो कि ये मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये प्रोड्यूस करना इज़ एग्रीकल्चर, बट उसमें से हम एडिबल ऑयल उसे प्रोसेस करके उसका कैरेक्टर बदल के उसमें से हम ऑयल निकाल रहे हैं, ये गाइस इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसे कहा जाएगा, ओके। चलिए हम हमारे पहले लेक्चर के आखिरी पड़ाव में अभी आ गए हैं, दैट इज़ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, ओके। बहुत सिंपल सा पार्ट है गाइस ये। नंबर 1 है उसमें, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर। वन हैज़ टू अंडरगो अ detailed process of recruitment and selection for one's engagement in employment. Usually, minimum qualification, education, technical, professional, and prior work experience are prescribed. Employment means क्या guys? कोई तो भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई को थ्रू कॉन्ट्रैक्टर या फिर सेल्फ रिक्रूटमेंट किसी XYZ पर्सन को, मीन्स एम्प्लॉई को जॉब पे रखता है और उसके बदले में उससे काम करा के लेके उसे रेम्यूनरेशन पे करता है, सैलरी या फिर वेजेस पे करता है, इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, बराबर है। इसका सिलेक्शन किस हिसाब से होगा, तो उनके
ऑब्वियसली हमें मालूम है कि इंटरव्यू का प्रोसीजर रहता है, सारी चीज़ें हैं उसमें। तो इंटरव्यू में भी आपको क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी। तो नंबर 1 है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कितना है, आप प्रोफेशनल हो कि नहीं हो, बराबर। हम सी है तो प्रोफेशनल ही हैं। नेक्स्ट, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, पहले किधर काम किया है कि नहीं, ऐसे सारी चीज़ें प्रॉपरली देख के ही गाइस कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जॉब देता है। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट। और सेकेंड है गाइस प्रोफेशन। प्रोफेशन इज रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर necessitating prescribed qualifications for a fee under a certificate of practice from an established certification or accreditation examination and assessment body that also imposes a code of conduct। तो याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आगे बताने जा रहा हूँ। प्रोफेशन हमारा सी ए प्रोफेशन है। आप नाम के सामने सी ए कब तक नहीं लगा सकते, जब तक आपके पास गाइस COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं आ जाता तब तक। ओके, मीन्स क्या सर, हमने फाइनल का अटेम्प्ट दे दिया, फाइनल हमने क्लियर कर लिया, बट हमारे पास COP अब तक नहीं आया है, आप आपके नाम के सामने CA तब तक नहीं लगा सकते। ओके, मीन्स क्या है गाइस, आपने प्रोफेशनल एक आधी डिग्री अचीव कर ली, आपको मिल गई, आपने बहुत मेहनत से एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करके प्रोफेशनल डिग्री मिलाई है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, आपको COP भी मिल गया है, सर्टिफिकेट भी मिल गया है, आपने आपकी प्रैक्टिस स्पेशलाइज नेचर की कोई प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। अभी CA की प्रैक्टिस मीन्स क्या, आपको सबको मालूम है, बराबर है। उसके लिए स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, दैट इज़ CA, बराबर है। उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग सर्विसेज देने वाले हैं, स्पेशलाइज नेचर की सर्विसेज देने वाले हैं। तो हमें मालूम है एग्ज़ामिनेशन हमारे इंस्टीट्यूट की अलग रहती है, हमारे इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट भी रहता है, वो हमें कंपलसरी फॉलो करना ही रहता है गाइस। अगर हमने वो प्रॉपरली फॉलो किया तो ही हमसे हमारा सर्टिफिकेट छीना नहीं जाता। क्लियर है। तो प्रोफेशन मीन्स क्या गाइस, स्पेशलाइज नेचर का काम हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? तो गाइस हमने एग्ज़ामिनेशंस क्रैक किए CA के, उसके बाद हमें COP मिला और उसका हम सारा का सारा नॉलेज और स्किल यूटिलाइज करके कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम हमारा CA का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये है प्रोफेशन। सो बिजनेस एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 2 पार्ट हमने देखे। नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट और सेकेंड है गाइस प्रोफेशन। क्लियर है। तो आइए गाइस एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, ह्यूमन बीइंग ए सोशल एनिमल है। सो वो काम करेगा, उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ तो भी चाहिए, पैसा वगैरह चाहिए, जिसके थ्रू वो खुद का और उसके फैमिली का गुजारा कर सके। उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हम BCK में, मीन्स उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, कौन सी सर्विस है या फिर कुछ उससे रिलेटेड कौन सा बिज़नेस है, वो सारी की सारी चीज़ें हम BCK में देखने वाले थे। उसके बाद आपका जो असाइनमेंट है गाइस, वो इमेज से रिलेटेड वो आप करने वाले हो। कोई भी 3 या फिर 2 जो आपको गुड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो एग्जांपल लेके उसको ये स्ट्रक्चर में आपको प्रॉपरली लिखना है गाइस। ये आप ही के लिए है, आपको किसी को दिखाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा गाइस BCK का वास्ट की पहले के ज़माने में कैसे बिज़नेस हुआ करते थे या फिर शॉप हुआ करते थे जिसके थ्रू गुड्स और सर्विस आपको दी जाती थी, और अभी कैसे है, जिसमें हमने डोर टू डोर देखा था जो सप्लाई करते हैं गुड्स। उसके बाद किराना स्टोर्स वगैरह देखा था, बराबर है, स्ट्रीट वेंडर्स देखा था, मॉल्स देखे थे, 24/7 शॉप्स देखे एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमने देखा गाइस कि वेरियस डिसिप्लिन कौन से हैं इसमें। मार्केटिंग हो गया, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। ये 7 पॉइंट्स हमने देखे जो हम याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी में हमने 4 पॉइंट देखे थे। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, जो कि मिलिट्री थ्रू, लॉजिस्टिक वो भी मिलिट्री, ओथ एंड बेयर का ये बायोलॉजी थ्रू है, एनिमल साइकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ BCK ऑफ CA। हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है,
तो हमने देखा कि हमारा आगे स्कोप क्या है, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिज़नेस में जा सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। तीनों में भी हमें बिज़नेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम किसी को तो भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, किसी को अगर कुछ रिगार्डिंग बिजनेस पूछना है तो आपसे पूछ सकता है और आप साउंडली बता सकते हैं। कब? जब आपको किसी का प्रॉपरली नॉलेज हो। वो नॉलेज आपको अप टू डेट रखना है, तो आपको मालूम है 5W मैनेज, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु। ये 5W और मैनेज हाउ। ये अगर आपको किसी भी बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए तो याद रखना वो बिज़नेस से रिलेटेड आपका नॉलेज अपडेटेड है। वो नॉलेज अपडेटेड रखने के लिए हमने कुछ न्यूज़पेपर देखे, कुछ बिज़नेस मैगज़ीन देखे और कुछ चैनल्स भी देखे, और ये आपको रेगुलर बेसिस पे इसके बाद देखना चालू करना है। ओके, कंपलसरी है ये आपको। आगे हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें हमने एग्जाम्पल देखे, तो जो डॉक्टर का एग्जाम्पल देखा बराबर है, या फिर खुद की मम्मी का एग्जाम्पल देखा कि जो रेस्टोरेंट में खाना बना रही है या फिर घर पे खाना बना रही है। इन रिटर्न जब भी आपको कुछ चाहिए रहता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो याद रखना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। और आप सोशल कॉज थ्रू कोई किसी को तो भी सर्व करना है, लव एंड अफेक्शन के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आ जाता है। उसके कुछ डिक्शनरी एग्जाम्पल भी आपको एक्टिविटी के दिए गए, जैसे कि खाना बना रहे हो वगैरह, सर्विस वगैरह दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पेड सर्विस दे रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि इकोनॉमिक के 4 वाले पार्ट, नंबर 1 जिसमें इनकम जनरेटिंग दिया है, सेकंड प्रोडक्टिव दिया है, नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी दिया है, लास्ट सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ दिया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या गाइस? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई तो भी सर्टन जॉब के लिए हायर करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल स्किल्स, या फिर उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उसके बेसिस पे आफ्टर इंटरव्यू वगैरह, और उसको जॉब देने के बदले में उसे वो रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी या फिर वेजेस पे करता है। और हमने लास्ट देखा प्रोफेशन, आपको कोई स्पेसिफाइड नॉलेज मिलने के बाद उसका अगर COP आपको मिला है तो उसका हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बदले में हम फीस चार्ज करते हैं गाइस। तो यही डिफरेंस है गाइस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच में। आगे का जो पार्ट है गाइस, हमारे चैप्टर अराउंड 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। ओके, तो यहाँ तक आपको सबको रिवाइज करना है। और याद रखना ये लेक्चर अटेंड करते समय आपको मॉड्यूल साथ में रखना है। ये मैं आखिरी में बता रहा हूँ एनीवेज, बट ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको कंपलसरी मॉड्यूल पढ़ना ही है। क्लियर है? चलो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड बी सेफ गाइस। इस क्वारंटाइन पीरियड में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आपको आपकी पढ़ाई के लिए ही करना है। एंड बेस्ट लक फॉर द एग्ज़ाम। आई होप सब लोग सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू। हेलो गाइस,